everyone. Hope you are doing wonderful in your life. If not, then I really wish that you do great in your life. So last time मैंने एक होम लोन से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत डिटेल्ड वे में मैं आपको बताऊंगी कि जो कंपनीज हाउसिंग लोन वगैरह देती हैं वो कैसे फ्रॉड कमिट करती हैं। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि ये मेरा खुद का इश्यू है जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और उसी के बेसिस पे मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोला था, आई मीन ऑफ द लाइन की मींस मेरे वीडियो पे ना करके अलग से मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस कॉल्स आए थे कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ है और हमने तो ये एक्सपीरियंस किया है या हमारे रिलेटिव ने या हमारे नोन ने ये सब एक्सपीरियंस किया है, पर आप लोग वॉइस रेज नहीं करते हैं। तो आप प्लीज वॉइस रेज कीजिए क्योंकि क्या होता है ना कि ये आपका बहुत मेहनत का कमाया पैसा है। अगर आप अपनी पैसे की वैल्यू नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी समझदारी से आपको देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और ये सिर्फ एक ये इस होम लोन की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम ध्यान नहीं देते हैं और लोग हमारे पैसे ऐसे ही ऐंठ लेते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगर किसी को प्रोसीजर नहीं पता है कि कहाँ से कैसे कंप्लेंट्स करनी है, किस तरह से चीजें कैलकुलेट करनी है, किस तरह से फ्रॉड हो सकता है, तो उसको हेल्प हो सकती है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसमें कोई फंसा हुआ है या फंस सकता है तो उसके लिए ये अवेयरनेस हो जाए। ये देखिए, जब मैंने कंप्लेन की थी हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक में, वहां से जब रिप्लाई आया, नेशनल हाउसिंग बैंक होता है जो आरबीआई द्वारा बनाया गया डिपार्टमेंट होता है जो कि हाउसिंग लोन देने वाली कंपनीज वगैरह जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको कंट्रोल करता है और जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने मींस इंडिया बुल्स ने, ये देख सकते हैं आप क्लियरली यहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने 15 लाख की पार्ट पेमेंट मेरे से रिसीव की है। मींस मेरा टोटल 18,20,500 का लोन था जिसमें मोर देन 6 साल मैंने ईएमआई भरी है। और ये अगर पार्ट पेमेंट डिडक्ट होती है तो आप सोचिए कितना उस पे ईएमआई होना चाहिए, कितना अमाउंट रिड्यूस होना चाहिए। स्टिल दे आर चार्जिंग 17,000 नियर 700 रुपीज। तो वो कैलकुलेशन कहाँ से बनी? मैंने उनसे कई बार पूछा कि आप मुझे किस तरह से ईएमआई कैलकुलेट करके बता रहे हैं, वो मुझे एक बार कैलकुलेशन समझा दीजिए, मैं आपको वो भी पे कर दूंगी। मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, आप मुझे कोई लॉजिक बता दीजिए। तो उन्होंने ना मुझे ईएमआई कैलकुलेशन पे कोई क्लैरिफिकेशन दी, बल्कि मैंने मोर देन 1.5 मंथ डेली बेसिस पे वाया ईमेल, व्हाट्सएप, फोन कॉल्स, उनकी ब्रांच विजिट करके मैंने उनको ऑपरेशन जो उनका डिपार्टमेंट होता है जो ये सारी चीजें हैंडल करता है, उनके साथ बैठ के मैंने पूरी कैलकुलेशन बताई, उनको समझाई, शेयर की कि देखो मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये ईएमआई गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। पता होने के बावजूद, एक्सेप्ट करने के बावजूद कि हाँ गलत है ईएमआई, उन्होंने फिर भी करेक्ट नहीं की। और स्पेशली फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, जो कि मैं आपको बोल रही थी कि जो पार्ट पेमेंट होता है उनको टाइम पे अप्लाई नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, मैंने नवंबर में 5 लाख पे किया था उनको पार्ट पेमेंट, और वो उन्होंने मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअप्स करने के बाद अप्रैल में अप्लाई किया, जिसका कहीं पे कोई इंटरेस्ट उन्होंने मुझे नहीं दिया, बल्कि मेरे पे ही लेट फी और इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह उन्होंने इम्पोज कर दिया। तो ये भी फ्रॉड है, आप इसको नोट करके रखिए और आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स टाइमली चेक करते रहिए कि आपके अकाउंट में भी इस तरह के चार्जेस लगते हैं क्या, आपकी जो पार्ट पेमेंट है वो टाइम पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। ये देखिए, जो मैं आपको बता रही थी कि एक और तरीका, अपार्ट फ्रॉम कि आपकी ईएमआई वो गलत चार्ज कर रहे हैं, साथ में वो आपसे जो पार्ट पेमेंट है वो टाइमली अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे पास ये एक मैंडेट का ईमेल आया था संडे को कि इंडिया इंडिया बुल्स ने 35,252 का एक मैंडेट इशू किया है ताकि मेरे अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाए। क्योंकि वो संडे था और जैसे ही मुझे ये मैसेज मिला, मैंने इमीडिएटली अपने बैंक को कॉल करके अपना अकाउंट ब्लॉक करा दिया ताकि अमाउंट डिडक्ट ना हो। देन नेक्स्ट डे मंडे को ये मेरे पास मैसेज आया कि जो मेरा बैंक अकाउंट है जहाँ पे आप देख सकते हैं 13 अगस्त को जो भी मैंडेट उन्होंने इशू किया था वो रिजेक्ट हो गया और उसका रीजन था सिग्नेचर डिफर्स। मींस
कोई फेक साइन करके उन्होंने वो मैंडेट इशू किया। तो आप प्लीज यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जब भी आपके पास कोई भी ईमेल या एसएमएस वगैरह कुछ भी आता है तो आप अलर्ट रहें और इमीडिएटली उस पर एक्शन लें, ताकि आपका हार्ड अर्न मनी जो आप मेहनत से कमाते हैं उसको आप बचा पाए। तो ये लाइव प्रूफ है आपके पास कि ये मुझे तो फ्रॉड ही लगता है। आप क्या बोलेंगे? आप देख लीजिए। तो इसमें मेरा आपसे यही अनुरोध है कि प्लीज बी अलर्ट एंड टेक एक्शन अर्लीस्ट। हाउ टू कैलकुलेट लोन ईएमआई, इस पार्ट में आने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब आप लोन लेते हैं उससे पहले आपने देखा होगा कि आपकी जो ईएमआईज हैं वो कैसे डिडक्ट होती हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ईएमआई अमाउंट कितना और कैसे वो चार्ज कर रहे हैं, तो मैं अभी पिछले अप्रोक्स 2-3 महीने से ईएमआई नहीं पे कर रही हूँ, और मैं हर लेवल पे जाके मैं उनसे पूछ चुकी हूँ कि मुझे आप बताइए कि आप ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कितनी ईएमआई है, ताकि मैं इसको पे कर सकूं। और मैं इस अकाउंट को फोर्थ क्लोज करना चाह रही थी, मतलब टाइम से पहले कंप्लीट लोन पे करना चाह रही थी, और ये मैंने उनको बोला भी था और ये मेरे पास रिटर्न में भी है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम कम्युनिकेशन उनके साथ रिटर्न में ही हुआ है। सो हर चीज के लिए मेरे पास एविडेंसेस हैं। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। इन्होंने क्या किया कि लास्ट मंथ जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे, वहां पे जाके कुछ बच्चे थे उनकी, सिर्फ उन बच्चों की प्रेजेंस में कोई एक नोटिस लगाया और तभी के तभी वो रिमूव कर दिया वहां पे। मींस किसी ने भी नहीं देखा कि उन्होंने क्या नोटिस लगाया है या क्या नहीं लगाया है। और मेरे पास कॉल आया था और दे सेड कि मैडम आपके घर पे ना नोटिस लगा दिया है कि आप जो है ये लोन पे नहीं कर रहे हैं, तो नोटिस तो उसका लगेगा। जब मैंने इंक्वायरी की वहां पे तो पता लगा कि कोई छोटे बच्चे थे वहां पे, सिर्फ उनकी प्रेजेंस पे एक बार लगाया और वो तभी के तभी नोटिस वहां से रिमूव कर दिया, जिसमें पता नहीं कि उन्होंने क्या नोटिस लगाया था। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि आपके घर के बाहर आसपास में क्या एक्टिविटीज होती हैं, ये नोट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये भी किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन हो सकता है। यू नेवर नो कि कौन क्या पेस्ट करके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और स्पेशली वो तभी के तभी जब रिमूव कर दिया जाए और फिर आपको फोन करके बोला जाए, तो इसमें आई डोंट नो उनकी इंटेंशन क्या थी क्या नहीं थी, बट ये मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी ताकि आप लोग अलर्ट रहें। अब बात करते हैं कि ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए सिंपल तरीका है। जो आप अमाउंट पे करते हैं, मींस फॉर एग्जांपल जब आप शुरू में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एक अमाउंट होता है कि मुझे इतने का लोन लेना है, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। अब क्या हो गया, अब मुझे 1-2 साल बाद चेक करना है कि मेरी ईएमआई अब कितनी हो गई, हो सकता है आपने पार्ट पेमेंट कर दी या फिर आपको वैसे देखना है। तो जो आपका उस टाइम पे रिड्यूस्ड अमाउंट होगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ना कि वो जो कि आपने इनिशियली लिया था। ठीक है, आप अगर 5 साल बाद 10 साल बाद अगर आप देखना चाह रहे हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए, तो आप वो अमाउंट कंसीडर कीजिए कैलकुलेट करने के लिए जो उस टाइम पे ड्यू है। जितनी भी आपकी पिछली पेमेंट्स होगी हैं उनको डिडक्ट करने के बाद फिर आप देखिए कि उस टाइम पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रहा है बैंक। साथ में अब एग्रीड टेन्योर क्या हो गया। अब मेरे साथ क्या हुआ है कि वो बार बार अपनी मर्जी से जो टाइम है वो कभी तो बढ़ा देते थे, कभी वो 38-40 साल का कर दिया, कभी अपने आप 20 साल का कर दिया, कभी कितने साल का। तो ये आपके एग्रीमेंट पे होता है, और वो अगर मान लो आपने 20 साल का लोन लिया है, 5 साल आप पे कर चुके हैं और अब उसको चेक कर रहे हैं अपनी ईएमआई को, तो 20 में से 5 साल जो चले गए उसको लेस करके अब आपका लोन रह गया 15 साल का। तो आप ऐसे उस टेन्योर को कंसिडर करेंगे।
क्या होता है कि हर कंपनी जो लोन देती है उसका अपना जो वेबसाइट होता है वहां पे वो ईएमआई कैलकुलेटर अपना वहां पे एक कॉलम बना के रखती है। यहाँ पे आपको ये सम्मान कैपिटल करके दिख रहा है क्योंकि इंडिया बुल्स ने अपना नाम चेंज करके सम्मान कैपिटल कर दिया है। अब यहाँ पे आप जब इसको ओपन करते हैं, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है जिसको चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। मैं अभी ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो इसको चेंज नहीं कर रही हूँ। ऐसे ही ये टाइम कितना मंथ है, आप इस ईयर से, वो सब यहाँ पे आप कैलकुलेट करके डाल सकते हैं और इसको कम ज्यादा ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका ये कैलकुलेट हो जाता है और इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ईएमआई अमाउंट आ जाएगा और कितना उस पे इंटरेस्ट रहेगा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, उसकी सब कैलकुलेशन आ जाती है। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे नहीं जाना है तो गूगल पे सिंपल अगर चेक करेंगे ईएमआई कैलकुलेटर से तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप कहीं से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब है प्रोसीजर कि आप अपना जो इशू है वो कैसे रेज करें। तो देखिए क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। आप किसी भी फोरम में जाएंगे, वो सबसे पहले पूछेंगे आपने यहाँ पे रेज किया क्या, उन्होंने क्या आंसर दिया। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो हर कंपनी का ऐसे ही जो जो भी आप लोन लेते हैं, होम लोन हो गया या कोई भी लोन हो गया, वैसे भी अगर आपने देखा होगा अदर गुड्स एंड सर्विसेज के कुछ भी वेबसाइट्स होती हैं तो वहां पे होता है कॉन्टेक्ट अस करके, सपोर्ट करके, इस तरह के वर्ड्स वो यूज करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे है इंडिया बुल्स का राइट टू अस, इन्होंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, ये एनआरआई का है, यहाँ पे फोन नंबर्स हैं, ठीक है। और ये ऊपर हो गया जैसे ग्रीवियंस आपको रेज करना है, मींस अगर आप फर्स्ट स्टेप पे कर रहे हैं, कस्टमर केयर पे जा रहे हैं पहले, जो कि आइडली फर्स्ट स्टेप होता है, वहां पे आप अपना इशू रेज करते हैं कि मुझे ये इशू है। अगर वहां से जो भी वो एक टाइमलाइन देते हैं कि इतने टाइम में सॉल्व कर देंगे, नहीं करते हैं तो आप ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं। ग्रीवियंस का मतलब है कि आप उनके सीनियर को एस्केलेट कर रहे हैं, ऊपर के लेवल पे जाके अपना प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपका सॉल्व हो जाता है, यूजुअली उनका एक टाइम फ्रेम होता है। मैंने यहाँ पे 1.5 महीना से ऊपर रेज किया था कंसर्न, डेली बेसिस पे उनके जोनल हेड, रीजनल हेड, मैंने सबसे बात की है, सबको इशू हाईलाइट किया है। मेरे पास ईमेल्स भी हैं क्योंकि मैंने ग्रीवियंस ईमेल से किया था, उनके साथ व्हाट्सएप कम्युनिकेशन पे सारा मैंने उनको एक्सप्लेन किया था, तो मेरे पास सब कुछ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मैक्सिमम कम्युनिकेशन रिटर्न में कीजिए ताकि आपके पास रिटर्न में सारी चीजें अवेलेबल हो। फिर उसके बाद अगर आपको ग्रीवियंस के वहां से भी नहीं अगर सॉल्यूशन मिलता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो एनएचबी, जो मैंने आपसे सबसे पहले स्क्रीन शेयर की थी, नेशनल हाउसिंग बैंक करके, जो कि आरबीआई का बनाया हुआ डिपार्टमेंट होता है, जो ये सारी जो हाउसिंग लोन वगैरह जो देती हैं कंपनीज वगैरह उनको कंट्रोल करता है, तो वो होता है एनएचबी डिपार्टमेंट। तो वहां पे आप रेज कर सकते हैं। इस लिंक पे सीधा क्लिक कीजिए, मैं ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म है जहाँ पे आप यहाँ पे जाके लिंक्स पे क्लिक करके अपनी कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल कैसे करना है इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। और बाकी जैसे इंडिया बुल्स का अगर मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन मिलेंगे, एनएचपी और ये एचएफसी। तो काफी सारी कंपनीज क्या होता है एचएफसी के अंडर आती हैं, तो आप वहां से फिल्टर पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सी कंपनी से लोन लिया है और वो आगे फिर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो टाइम होता है वो 30 डेज होता है, जिसमें वो 30 डेज में आपको रिप्लाई देते हैं। और अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो जब तक आप
आपको सॉल्यूशन ना मिले, आप उसको रेज कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में कहीं पे भी आपको लगता है कि कोर्ट की हेल्प लेनी है, तो आप केस भी फाइल कर सकते हैं DRT, जो कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल करके होता है वहां पे, या फिर कंज्यूमर कोर्ट, जो भी आपको सही लगता है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना कंसर्न रेज करते हैं, आपको इस तरह की ईमेल आती है, और वहां पे आपकी कंप्लेन नंबर, किसके अगेंस्ट आपने किया है, और उसकी डिटेल ऐसे करके एक ईमेल आती है, जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की होगी उस पे। और जब केस सॉल्व हो जाता है या फिर उसका जैसे भी प्रोग्रेस होती है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, और जब आपकी रिक्वेस्ट क्लोज होगी तो आपके पास उसकी भी ईमेल आएगी। जो लोग ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मींस ऐसी कंपनीज जो लोन दे रहे हैं और लोगों को इस तरह से आई वुड से कि उनको टॉर्चर कर रहे हैं, तो टॉर्चर इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने बहुत मेंटल हराश भी किया है मुझे। तो मैं बोलूंगी कि आप प्लीज ये समझ लीजिए कि आपसे ऊपर भी कोई है। आप सिर्फ एक कंपनी चला रहे होंगे, कंपनी में काम कर रहे होंगे, आपको भी किसी ने बनाया है, इस दुनिया को किसने बनाया है। जब वो हिसाब लेगा तो आप फिर भाग नहीं पाएंगे, और वो बहुत भारी पड़ता है। क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानती हूँ, और उसमें शायद आपने एक श्लोक सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य। मैं इस क्लिप के बाद जरूर उसको शेयर करूंगी, और आप उसको जरूर सुनना। और ये मैंने देखा है, वो बिल्कुल सच होता है, तो आप उसका जरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय